वक्फ क्या है, आप एक बेसिक ब्रीफ हमारे दर्शकों को बताते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ संपत्ति हो गई तो उसको नहीं सेल किया जा सकता है, नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कि जो ये नया कानून बनाया जा रहा है, ये नया कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों में बेजा दखल है। वक्फ को लेकर के कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है और पारदर्शिता नहीं है। जो बिल आया है नया, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके खिलाफ है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। हिंदू धर्म के लिए केंद्रीय कानून क्यों नहीं है? हाँ, यही मेरा सवाल भी है। कानून का मकसद इस समय लाने का मकसद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक संकट है, उससे नैरेटिव बदल करके नैरेटिव को मध्यकालीन मुद्दों पर लाना। ये बताइए कि बाकी जो धर्म हैं देश में, उनको लेकर के क्या इस तरीके के बोर्ड नहीं बने, क्योंकि संपत्तियां तो सबके पास हैं। धन संपत्तियों के संचालन के लिए एक कानून है, ट्रस्ट का कानून। तो मंदिरों की संपत्ति अधिकांशतः ट्रस्ट के पास है। क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? मुकदमा दायर करना सबसे आसान है और इसी वजह से 5 करोड़ मुकदमे देश में लंबित हैं। तो कानून बदलने से तस्वीर नहीं बदलती है, और तस्वीर बदलने का काम कानून केंद्र सरकार को बनाना है और तस्वीर बदलने का काम राज्य सरकारों का है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद खास विषय पर बात करेंगे। हम आज बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, जिसको लेकर के देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो गया है। 12-12 घंटे दोनों ही सदनों में इस पर डिबेट हुई। पक्ष ने अपनी बातें रखीं, विपक्ष ने अपने सवाल उठाए। हम यहाँ पर आज इस पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में कि आखिर ये जो पूरा वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये क्या है, इसको लेकर के किस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं, सरकार कौन से फायदे गिना रही है, और पहले का जो बिल था वो किस तरीके का था। और इन सबको समझाने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता जी। विराग जी की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्होंने कई सारे किताबें लिखी हुई हैं तमाम विषयों पर। डिजिटल लिटरेसी पर भी वो बात करते हैं, वो कानूनी दांवपेच की भी बात करते हैं, और साथ के साथ वो तमाम देश के प्रतिष्ठित अखबारों में कॉलम भी लिखते रहते हैं। तो हमने इसीलिए चुना कि इतना संवेदनशील विषय है ये, और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हम किसी नेता या किसी पक्ष को ना जानते हुए हम सारे पक्षों को समझें और इसकी जो कानूनी दांवपेच है उनको भी आसानी से समझ पाएं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसको समझने के पहले वक्फ क्या है, आप एक बेसिक ब्रीफ हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, वक्फ एक इस्लामिक परंपरा का पुराना हिस्सा है जो अरबिक शब्द से आया है जी। और वो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए जो संपत्तियां होती हैं, जो दान में मिली संपत्तियां होती हैं, वो कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके दायरे में जो उनके स्कूल होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, या जो बेवा महिलाएं होती हैं, तो वक्फ की संपत्ति के साथ दो बातें हैं। पहली बात कि एक बार अगर कोई वक्फ संपत्ति हो गई तो उसको नहीं सेल किया जा सकता है, नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये एक जब पिछले 1000-1500 सालों से एक धार्मिक परंपरा है जो एक उनके साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए आज़ादी के पहले जब ब्रिटिश शासन में उसके लिए कानून बनाए थे, अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे, और आज़ादी के बाद पहली बार 1954 में इसके लिए कानून बने। अच्छा। अब उस कानून की पेचीदगी ये है कि संविधान में एक 7वीं अनुसूची है। उस 7वीं अनुसूची में काम का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के हिस्से में क्या काम है, राज्य के हिस्से में क्या काम है, और दोनों लोग मिलकर क्या काम कर सकते हैं। तो वक्फ का एक केंद्रीय उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जिले के स्तर पर। अच्छा। तो उस कानून में प्रावधान किए गए, लेकिन भूमि राज्यों का विषय है, मतलब स्टेट लिस्ट का विषय। स्टेट लिस्ट का विषय है। तो इसके जो क्रियान्वयन है, जो सारी बातें हैं, वो राज्यों को करनी है इसमें। अच्छा। तो उस कानून में 1995 में नरसिंह राव सरकार के समय में बड़े बदलाव हुए और वही मेन कानून अभी है। और 2014 के चुनावों के पहले 2013 में बहुत बड़े बदलाव हुए, और अब उन बदलावों को मोटे तौर पर रिवर्स किया गया है 2025 में जो नया कानून आ रहा है। और उसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला कि कई सारे प्रावधानों को ख़त्म किया गया है। दूसरा,
कुछ प्रावधानों को अमेंड किया गया है और तीसरा कुछ नए प्रावधान बनाए गए हैं। अच्छा। तो अब उसमें ये एक डर है, एक नैरेटिव आ रहा है कि जो ये नया कानून बनाया जा रहा है, ये नया कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों में बेजा दखल है और संविधान में फंडामेंटल राइट है धार्मिक समुदायों को, व्यक्तियों को अपने धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विशेष तौर पर अनुच्छेद 26 में प्रावधान दिए गए हैं। तो जो संसद में बहस हो रही है उसमें जो 3 बातें समझ में आ रही हैं कि पहला कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार मुस्लिम समुदाय के हित के लिए काम नहीं कर सकती है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये मुस्लिम विरोधी है, इंटेंट पे जो सवाल उठ रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इससे संपत्तियों को अधिग्रहण किया जाएगा, संपत्तियों को अपने दोस्तों और उद्योगपतियों को दिया जाएगा। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि इसके लिए सही तरीके से विचार विमर्श नहीं किया गया है, मनमाने तरीके से इस कानून को लाया गया है। अच्छा। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में ये वक्फ कानून को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जिन पे हम बहुत विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के समझना चाहता हूँ कि जो वक्फ को लेकर के कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? मतलब क्या वक्फ इतनी बड़ी चीज़ थी जिसको लेकर के विचार किया गया और कानून बनाया गया था? देखिए, जो अभी क्योंकि इसके बारे में अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो पुराने आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 8 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं और अभी संसद में जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से लगभग पिछले 12 सालों में वक्फ की संपत्तियां 2 गुनी हो के 39 लाख एकड़ ज़मीन हैं। अच्छा। 39 लाख एकड़ उनके पास संपत्तियां हैं। 39 लाख एकड़ संपत्ति अभी है वक्फ के पास है। अब उसमें जो दिक्कतें हैं कि उसमें एक सच्चर समिति बनी थी जी। और उस सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी और उसने बोला था कि मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं और उस पिछड़ेपन के कारण में वक्फ के बारे में भी उन्होंने बोला था। और वक्फ में 3 बातों पे सभी समितियों ने आज तक बोला है कि मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है और पारदर्शिता नहीं है और संपत्तियां बड़े पैमाने पर वक्फ के हिसाब से संपत्तियों की बिक्री नहीं हो सकती है। इसके बावजूद औने पौने तरीके से उनकी संपत्तियों को कम किराए में दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि 200 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी वक्फ की संपत्तियों से होता है। अच्छा। तो इसको बेहतर प्रशासन अगर किया जाए तो उस जमाने में उन्होंने आकलन किया था कि 12,000 करोड़ रुपया मिल सकता है सालाना और वो 12,000 करोड़ रुपया अगर मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के लिए या उनकी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए या उनके स्वास्थ्य में अगर खर्च किया जाए तो एक समाज का बेहतर तरीके से कल्याण होगा। और उस बात को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में कहा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने की ज़रूरत है और शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट का 25% खर्च होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये डेडिकेटेड फंड है। तो इस डेडिकेटेड फंड में जो इंटेंट सरकार के हिसाब से बताया जा रहा है, सरकार उन समितियों के हिसाब से, क्योंकि ये बात 1969 से चालू हुई थी और 1969 में संसद में इस बारे में बहुत बहस हुई थी। उसके बाद 30 साल पहले विपक्ष के नेता थे सिकंदर बख्त और उन्होंने बोला था कि वक्फ जो बनाया गया की व्यवस्था है वो यतीम लोगों के लिए, बेवा लोगों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए हो रहा है और उसमें अमानत में खयानत हो रही है। उसका सच्चर समिति ने किया। फिर जब ये जो बिल पेश हुआ तो बिल पेश होने के बाद उसमें जब जेपीसी में गई, जेपीसी में वो एक अलग पूरी कहानी, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो उसके अनुसार उन समस्याओं के हिसाब से सरकार ने जो नया कानून बनाया तो सरकार उसमें 3 बातें बोल रही है। पहली बात ये बोल रही है कि वक्फ के कंपलसरी जो सेंट्रल पोर्टल में उनका विवरण आएगा, उसके विवरण आने से संपत्तियों का जो गड़बड़ हो रहा है या लोग उसको कोई गलत तरीके से उसको खरीद बेच रहे हैं या उसकी जो चीज़ें हैं तो वो क्लियरिटी आएगी। मतलब बेसिकली सरकार कह रही है कि इसको डिजिटलाइज करके हम पोर्टल बना देंगे। डिजिटलाइज 2 बातें, डिजिटलाइज में लोग गलतफहमी करते हैं कि एक है डॉक्यूमेंट्स का डिजिटलाइजेशन, वो कठिन काम है। दूसरा प्रॉपर्टी का विवरण आना, ये विवरण डिजिटल तरीके से आना, तो ये एक बात है। तो पहला मकसद ये है और निश्चित तौर पर इसमें किसी को वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि इस पे जो वक्फ की जो व्यवस्था है उसमें जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था में मनमाने तरीके से एक खाप पंचायत के तरीके से या कंगारू कोर्ट की तरह से चीज़ें हो रही हैं और अदालतों का हस्तक्षेप काफ़ी कम हो गया है, लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक जो न्यायिक पुनरावलोकन की जुडिशरी की जो पावर है उसको उन्होंने वो करने की कोशिश की है। और तीसरा उसका दुरुपयोग नहीं हो,
तो दुरुपयोग नहीं हो, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात की है। तो उस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में भी बात आ रही है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देना चाहता है वो क्यों नहीं दे सकता है, उसको फ्रीडम है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने संपत्ति के अधिकार हैं, संपत्ति किसी को भी दे सकता है। तो उस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और सरकार का या उसमें जो कमेटी का या लोगों का ये कहना है कि अगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है, और उस नेक्सस नेटवर्क की वजह से कई बार धर्मांतरण के लिए इसमें होता है, या धन इन संपत्तियों के इस्तेमाल से बेजा इस्तेमाल होता है, या सरकारी संपत्तियों पे गलत तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं। तो इन सारी बातों पे तो ऑपरेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो जिले स्तर पर, राज्य के स्तर पर करनी है। कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इम्प्लीमेंटेशन की बात है। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के भीतर भी सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम जब भू माफिया की बात देखें तो सरकारी ज़मीन पे बड़े पैमाने पे कब्जे हैं, एयरफोर्स की ज़मीन पर कब्जे हैं, डिफेंस की ज़मीन पर कब्जे हैं। तो वो दिक्कत एक हमारे भारतीय समाज या हमारी भारतीय एक पूरी व्यवस्था की दिक्कतें हैं, जहाँ पर कि कहीं पर भी एक बड़े लेवल पे एक नेक्सस बन जाता है और उस नेक्सस में सारे हिस्सेदार होते हैं। तो नए कानून से वो नेक्सस कैसे टूटेगा? किस तरीके से बोला जा रहा है कि जो 200 करोड़ की आमदनी वो 20,000 करोड़ आएगी, लेकिन मोटे तौर पे दो बातें गलतफहमियां पूरी तरह से गलत हैं। पहली बात ये बोली जा रही है कि इन संपत्तियों को सरकार लेकर के और उसको मनमाने तरीके से लोगों को दे देगी। तो संपत्तियां सरकार नहीं ले सकती है, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है। इसलिए इस बात को बिल्कुल से समझना गलत होगा। दूसरा, संसद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए ही होगा। तो ये दोनों बातें गलत तरीके के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। ठीक बात। इसको जो अभी बिल अमेंड हुआ है, इसके पहले अगर हम ये टाइमलाइन समझना चाहें कि पहली बार कब वक्फ को लेकर के कानून बनाया गया, उसके बाद कैसे कैसे बदलाव होते होते तक हम 2025 में पहुंचे। देखिए, अंग्रेजों के समय में 1913-1923 के आसपास कानून बने। मुस्लिम वक्फ एक्ट बना, और उसके बाद फिर 1954 में, फिर 1955 में भारत में, आज़ाद भारत में संविधान आने के बाद बने। और उसके बाद 1995 में नरसिंहा राव सरकार ने बड़े पैमाने पर जो बनाए, जो आज लागू कानून है। और 2013 में चुनाव के पहले जो, जैसा मैंने बताया था कि बड़े पैमाने पर उसमें बदलाव किए गए। और अब बात आ रही है कि 2013 में बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन किया गया था, लेकिन अभी कंसल्टेशन नहीं किया गया है। और 2013 में जो बदलाव किए गए थे उसमें जो कई सारे बदलावों को इन नए बदलावों पे रद्द कर दिया गया है। 2013 के बदलावों की मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि एक बात जो सरकार की तरफ से भी ये बोली गई है कि अगर 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं हुए होते तो ये बिल नहीं लाना पड़ता, ये भी पॉइंट लाया जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ 2013 में जो बदलाव किए गए जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? वो बदलाव किस तरीके के थे? नहीं, देखिए, 2013 में जो कई सारे जो अभी जो बदलाव किए जा रहे हैं, वो बदलाव किए जा रहे हैं सेक्शन 2, 3, 7, 12, 15, 18, 24, 38 और 40 में जो करस्पॉन्डिंग सेक्शंस थे वो वहाँ पर उन्होंने उसको बदल दिए हैं। जिसमें मूलतः जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसकी वजह से जो बात अभी गृह मंत्री ने भी बोली है कि पिछले 10 सालों से किस तरीके से 2 गुने वक्त की संपत्ति बढ़ गई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा हमें चर्चा को और बड़ा एक मोड़ देने की ज़रूरत है। कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वक्फ की चर्चा इस समय क्यों हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पूरी चर्चा को 3 हिस्से में अगर बांटें कि वक्फ का कानून कितना सही कितना गलत है, ये एक बात है। वक्फ पे चर्चा इस समय क्यों हो रही है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, ये जो कानून जब राष्ट्रपति की मंजूरी जब भी मिलेगी, उसके बाद जब कानून बनेगा तो कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, या नए कानून के बाद उसके असर क्या होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। तो बड़ी तस्वीर हम देखते हैं कि ये बड़ी तस्वीर क्यों बन रही है। और ये बड़ी तस्वीर को जिस दिन लोकसभा में इस बिल पर बहस हुई और बोला जा रहा है कि संसद का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव दिन था और उसमें इतनी लंबी बहस हुई, रात 2 बजे, उसी समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक शतरंज की खिलाड़ी, एक पिक्चर थी, एक कहानी भी थी, सत्यजीत राय ने उसमें बनाया था कि जिस समय अंग्रेज कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तब 2 नवाब आपस में शतरंज खेल रहे थे। तो जिस समय ट्रंप जवाबी टैरिफ लगा रहे थे 26-27, पहले 26% था, फिर 27% की बात है, उसी समय रात में 2 बजे लगा रहे थे। और उस समय भारत की संसद में
वक्त पे चर्चा हो रही थी। इस दोनों टाइमलाइन को देखना जरूरी है। उसी समय भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री में, वाणिज्य भवन में अफसर इस पूरे ट्रंप के जो जवाबी हमले के जो पूरा सिर्फ भारत नहीं सारे देशों के खिलाफ किया गया, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जब पिछले 2-3 सालों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3-3, 4-4 वर्जन आ चुके हैं, जब पूरी दुनिया एक डेटा सुरक्षा के बारे में बात कर रही है, जवाबी टैरिफ के बारे में बात कर रही है, ट्रेड वार चल रहा है, और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 में अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पर उसको बात कर रहे हैं, और संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान में हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति ये कुछ नहीं लिखा है। मैं संविधान सभा की एक बात को करना चाहूँगा। एक संविधान सभा के सदस्य थे तजमुल हुसैन जी, उन्होंने बोला था संविधान सभा में कि मुसलमानों को कोई संरक्षण नहीं चाहते, ना ही कोई रक्षा चाहते हैं। हम अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। अंग्रेज चले गए, अब अल्पसंख्यक शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दीजिए। तो ये जो अल्पसंख्यकवाद की 2013 में जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके जवाब में जो 2025 के बहुसंख्यकवाद की जो बात आई है, और सिर्फ कानून में बदलाव नहीं आया, कानून में बदलाव संसद की बहस से आया है, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो नैरेटिव बन रहे हैं वो नैरेटिव शक्ति प्रदर्शन के बन रहे हैं, और उससे दिक्कत है। वहाँ से इंटेंट वहाँ से समझ में आता है, और उसकी वजह से तो दोनों बातें गलत हैं, अल्पसंख्यकवाद भी गलत है, बहुसंख्यकवाद भी गलत है, लेकिन नेताओं को दोनों चीज़ें सूट करती हैं। क्योंकि ट्रंप की जो टैरिफ है, उस टैरिफ पे चीन ने जवाबी अपना टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस ज़माने में फेसबुक वगैरह भारत में अपने शुरुआती पैर जमा रहे थे, व्हाट्सएप आया नहीं था, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका हमने आर्गू की जून 2012 से और लगभग 2016-17 तक, और बोला कि ये जो डिजिटल जो कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, ये भारत के पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेंगी और नए किस्म का डिजिटल उपनिवेशवाद शुरू होगा। और हमारी उस याचिका में बहुत सारे आदेश हुए, और एक इंपॉर्टेंट बात आई थी, 2016 में गूगल टैक्स लगा था, 6% की इक्वलाइजेशन ड्यूटी लगी थी। उस गूगल टैक्स को अभी ट्रंप के दबाव के बाद आनन फानन में हटा लिया गया। 3 कंपनियां भारत से सबसे ज़्यादा एड रेवेन्यू कमा रही हैं, उसमें फेसबुक है, उसमें गूगल है और अमेजन है, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। उस पर चर्चा करने की बजाय हम मध्यकालीन मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो हमको थोड़ा इतिहास में और पीछे जाने की ज़रूरत है, और इतिहास से पीछे जाने की ज़रूरत है कि जो हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान जो आधुनिक संविधान है, ये तो हमारे पास इंग्लैंड से आया। बिल्कुल। और इंग्लैंड में संविधान की शुरुआत कैसे हुई? 1215 में हुई, मैग्ना कार्टा से। जिस जमाने में वहाँ पर मैग्ना कार्टा आ रहा था, उस जमाने में भारत में सल्तनत पीरियड आ रहा था। और सल्तनत पीरियड से ही भारत में देखा जाए तो वक्फ की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जब सल्तनत आई तो उसके बाद वक्फ आया वहाँ पर। उसके 200-300 साल बाद मुग़ल आए, और जब मुग़ल आए तो उसी समय यूरोप में रिनेसा हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। भले हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से मध्यकालीन जो मुद्दे थे, वो मुद्दे हमारे लिए प्रतिगामी थे। और उस समय जब हमारे यहाँ मुग़ल शासन था, उस समय पूरी दुनिया में पुनर्जागरण और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। अब उसके 500 साल बाद जब पूरी दुनिया में नए तरीके के संरक्षणवाद हो रहे हैं, नए तरीके के ट्रेड वार हो रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जहाँ पर 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर पल रहे हैं, तो संविधान निर्माताओं के हिसाब से क्या देखना चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बात बोली थी? महात्मा गांधी ने क्या बात बोली थी? क्या जंतर दिया था उन्होंने बोला था, अंत्योदय की बात की थी कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को हम किस तरीके से सशक्त करें। और यही बात जो हमारी प्रस्तावना है वी द पीपुल में कही गई है, यही वेलफेयर स्टेट की बात बोली गई है। लेकिन हमारी सरकारें उस पूरे वेलफेयर स्टेट को गवर्नेंस के माध्यम से पूरा करने में विफल हो रही हैं। उस विफलता को ढकने के लिए कोई भी हो, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कोई भी हो, वो सारे लोग अलग, जैसे दिल्ली चुनाव था, तो दिल्ली चुनाव के जस्ट पहले गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी आई थी। उन्होंने बोला था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गवर्नेंस बेहतर करेंगे। लेकिन आम चुनाव के पहले उन्होंने भी इमामों को वेतन और पुजारियों को वेतन और सारे धार्मिक मुद्दे चालू किए। तो अगर भाजपा सरकार केंद्र में अगर धर्म के मुद्दों पर ध्रुवीकरण करती है, तो उसके जवाब में जाति के आधार पर जातिगत जनगणना की बात होती है। लेकिन दोनों बातें अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो खतरनाक है, क्योंकि वो जो समानता की बात उन चीज़ों को करते हैं, तो वो हम 50-500 साल बाद, अब हम आज बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बाबर की, राणा सांगा की, औरंगजेब की, मंदिर मस्जिद की, सारी चीज़ों की। और जो पिछले 1 हफ्ते से नैरेटिव चल रहा है
उस नैरेटिव में जो हमारा मास है, जो हमारा जो बहुत बड़े पैमाने पे आबादी है, तो दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे स्टार्टअप में वो बात नहीं है जो चीन के स्टार्टअप्स में जो बात है, जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो हम अपने लोगों के विवेक को हमने किस तरीके से उनको मध्यकालीन मुद्दों पे उलझा के रखा हुआ है, और वहाँ पर जो टेक कंपनियाँ हैं जिन्होंने भारत के एडवर्टीजमेंट में कब्जा कर रखा है, वो उन्होंने मानसिकता, तो एक सोशल मीडिया का एक नेटवर्क मिल गया। तो कानून में कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उस कानून की व्याख्या क्या हो रही है, दोनों तरीके से इंटरप्रिटेशन सरकारी जो, क्यों एक तो बहुत बड़ी एक फर्क को बदलने की भारत में ज़रूरत है, वो है पार्टी और सरकार का फर्क। तो पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है, वो उसका अपना एजेंडा हो सकता है और वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से एक उस बात की इजाज़त है। लेकिन सरकार सबके लिए होती है, और सरकार के लिए अगर हम जब अयोध्या के राम की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में सरकार के बारे में मुखिया के तौर पर क्या बोला, मुखिया मुख सो चाहिए, कि मुखिया मुँह की तरह होना चाहिए, कि मुँह खाता है लेकिन पूरा शरीर आपका हष्ट पुष्ट होता है। तो जब सरकार कोई काम करे तो उसको ये दिखाने की ज़रूरत है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया से वो सारे लोगों का एक उसमें से कोई डर खत्म होने की ज़रूरत है। जिस तरीके की बात होनी चाहिए, जिस तरीके से एक सरकार का एक रवैया होना चाहिए। तो पुरानी सरकारों ने अल्पसंख्यकवाद को किया, तो नई सरकार अगर बहुसंख्यकवाद को कर रही है, तो कानून में दिक्कत कमी नहीं है, दिक्कत है उस पूरे नैरेटिव में जो नैरेटिव हो रहा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी है। अब तीसरे नंबर पे बात आती है कि कानून बनने के बाद की बात। अब कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी और नोटिफाई नहीं हुआ, रूल्स नहीं बने, उसके पहले ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दी जी। ये एक संसदीय लोकतंत्र का मजाक है, और ये मजाक जो भी सांसद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपना वोट बैंक वो अपना मजबूत कर रहे हों, लेकिन जो संविधान की शपथ लेते हैं, उस संविधान की शपथ का उल्लंघन है। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में अगर संसद ने किसी कानून को बनाया है, तो कानून बनने के पहले ही आप जो लोग संविधान में सर्वोच्च संसद है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है, संसद में आपने 2013 में कोई कानून बनाया, उस कानून को मान्यता थी, तो 2025 में अगर कोई कानून बना है तो उसको भी आप मान्यता दीजिए। उसकी बजाय आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये बताते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से ज़्यादा बड़ी है? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की संरक्षक है, और उसके अपने जो केशवानंद भारती में जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है आर्टिकल 368 में, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी। इनफैक्ट मैं एक वकील साहब को सुन रहा था, वो ये भी बोल रहे थे कि जो एक होड़ लगी रहती है शायद नाम कमाने की, कि पहले से पहले पहुंच करके केस दाखिल कर दो रोक के लिए, तो वो जो इस होड़ में नुकसान दोनों पक्षों का होगा। एक तो ये है कि जो लोग को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है, जिस पे अभी हम बात करेंगे, उनको ये होगा कि जब कोर्ट बोलेगा अभी कुछ बना ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं हमारे सामने, तो हम क्यों सुने आपको। और एक दूसरा ये पक्ष है जो भ्रांति फैलेगी समाज में। नहीं, नुकसान इसके देखिए, इसके 3 नुकसान हैं जी। पहला नुकसान ये है कि जो सबसे शुरुआत में जो पिटीशन फाइल होती है, तो वो कई बार प्रॉम्प्टेड पिटीशन होती है। अच्छा। और प्रॉम्प्टेड या स्पॉन्सर्ड पिटीशन होती है, और वो कई बार कमज़ोर पिटीशन होती है। तो उस कमज़ोर पिटीशन की वजह से बाद में जो मुख्य पिटीशन आती है, उस मुख्य पिटीशन का नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रॉम्प्टेड पिटीशन होती है वो पूरे मामले की वो नुकसान कर देता है, बेस बना दिया जाता है उसको। बेस बना दिया जाता है। तो अगर सबसे शुरुआत में सबसे कमज़ोर व्यक्ति आएगा और बाद में असली व्यक्ति आएगा, तो ये पहला नुकसान है। जो दूसरा नुकसान है कि इससे अदालतों का बोझ बढ़ता है। बिल्कुल सही। अदालतों का बोझ बढ़ता है, और वो वहाँ पर जो सही लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और इन बातों में, सारी बातों में लोग भटकते रहते हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और सरकार की भी नीति है कि गवर्नमेंट की लिटिगेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उस लिहाज से जब अगर हम संसद के किसी कानून को और उसको हम जब चैलेंज करते हैं, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसकी अवहेलना करते हैं। तो वो एक, हम लोग इस विषय पे अगले उसमें बात करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि वही जो बात मैंने सबसे शुरू में बोली कि इग्नोरेंस और इमीडिएट हमारे जो बेनिफिट वाले जो इश्यूज़ हैं, उसमें हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं, और जो नैरेटिव बन रहे हैं, उस पोलराइजेशन के नैरेटिव में आज हम देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सत्य और संविधान दोनों के अनुसार बोल सकें। जी। एक जो सवाल विपक्ष उठा रहा है और जिसकी सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, वो ये है
कि ये जो बिल आया है नया, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके खिलाफ है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जी। अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है तो वो कानून था 3 नए आपराधिक कानून, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है वो उसके बारे में राज्यों से पूरी तरीके से परामर्श नहीं लिया गया, और वो जो 3 नए आपराधिक कानूनों को जल्दबाजी में उसको पारित किया गया, लागू किया गया, और अभी तक सारे राज्यों में उसके बारे में व्यवस्था नहीं बनी है। और हमारे जो 5 करोड़ मुकदमे हैं, उन 5 करोड़ मुकदमों में अधिकांश मुकदमे आपराधिक मुकदमे के हैं। तो वो जो कानून बना, उस कानून के बारे में तो इतना हल्ला नहीं हुआ। इस कानून के बारे में जब बिल पेश हुआ उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लगभग 14 अमेंडमेंट उन्होंने उसको स्वीकार किए, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर उन्होंने सुझाव भी मांगे। सुझाव लगभग कुछ 1 करोड़ 20 लाख के आसपास संभवतः ईमेल आई, और 75,000 के आसपास चिट्ठी आई। उसमें जो ये नए बिल की प्रोसेस आप बता रहे हैं जी। अब उसमें जो ईमेल आई, उसमें निशिकांत दुबे ने उसमें बोला, उसमें उन्होंने कि ये जो ईमेल आ रही हैं ये बड़े संगठित तरीके से विदेश से आ रही हैं। अच्छा। और चाइना कनेक्शन भी उन्होंने बताया। तो अब वो जो ईमेल आ रही हैं उसमें कितनी जेन्युइन थी, कितनी गलत थी, किस तरीके से सारी चीज़ों को करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि विदेशी शक्तियों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र या भारतीय संविधान में कोई भी हस्तक्षेप, ये बहुत बड़ा एक संकट की बात है। किस तरीके से चीज़ें की गई, और वो अभी जो पेंडोरा बॉक्स है कैसे खुलेगा, क्योंकि जब बात आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में बात आएगी, और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की जा सकती है, लोग मांग करेंगे कि जो जेपीसी के सामने जो सुझाव आए थे, जेपीसी के सामने जो बहस हुई थी, वो सारी बातों को सामने लाया जाए, क्योंकि उन्होंने लगभग 40 अमेंडमेंट उन्होंने स्वीकार उसको जो है, जो अमेंडमेंट जो बताए गए थे, तो लगभग मुझे लग रहा है कि जेपीसी के सामने उन्होंने 44 उन्होंने अमेंडमेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। तो ये पूछा जाएगा कि वो 44 अमेंडमेंट क्या थे, वो जो 14 स्वीकार किए गए वो क्या थे। फिर ये बोला जाएगा कि जितने ईमेल्स आए हैं, जितनी भी चीज़ें आई हैं, उनको भी आकलन किया जाए। अब ये बातें सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मुश्किल काम है। अब उसमें एक और भी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि अगर कल के दिन ये प्रूव हो जाता है कि 90 लाख लोगों ने इन कानूनी बदलावों का स्वागत नहीं किया और सिर्फ 10 लाख लोगों ने स्वागत किया, तो इस प्राइमा फेसाई लगता है कि ये गलत हुआ। लेकिन गलत कैसे हुआ? क्योंकि भारत के संविधान में रेफरेंडम की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में संसदीय लोकतंत्र है। उस संसदीय लोकतंत्र में लोग विधायक और सांसदों को चुन करके भेजते हैं, और वहाँ पर जो जिस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में जिस तरीके से बिल को पास होना चाहिए, उस तरीके से वो बहुमत से पास होता है। तो कल के दिन अगर लोकसभा और संसद या राज्यसभा में बहुमत से कोई विधेयक पास हुआ, और कोई पैरेलल सिस्टम से अगर ये बता दे कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इतने लोग इसको नहीं चाहते हैं, तो रेफरेंडम को जब संवैधानिक मान्यता नहीं है, तो संसद में जो कानून बना है उसकी ही संवैधानिक मान्यता होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी बातों पे घुस करके कोई फ़ायदा होगा, और इससे संसदीय व्यवस्था कमज़ोर होगी। और फिर कई बार वो सारे सांसद मिल करके जब नॉन पॉलिटिकल सब्जेक्ट होता है, और फिर वो बात करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म बढ़ गया है। पहले अरुण जेटली भी बात करते थे, अभी भी दूसरे लोग बात करते हैं, और जुडिशरी अपनी सीमाएँ लांघ रही है। लेकिन जुडिशरी के एक्टिविज़म को बढ़ाने वाले अगर ये माननीय सांसद हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस कानून का पालन राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने अनुसार स्टेट लेवल पे उसमें अमेंड भी कर सकती हैं, और राज्य सरकार अपने उसको तरीके से पालन भी कर सकती हैं। तो फिर तमिलनाडु सरकार जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करने की बात क्यों कर रहे हैं? वो अपने स्तर पे विधानसभा में उस कानून में स्टेट लेवल पे बदलाव करके उसको अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, सकते हैं राज्यों के पास। हाँ, लेकिन उसको राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की उसकी मंजूरी लेनी होगी। पर वो वैधानिक प्रक्रिया क्यों नहीं करते? आम आदमी के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि जो बड़े संगठित लोग हैं, वो बड़े संगठित लोग कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? जो कानूनी प्रक्रिया निर्धारित हुई है, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते हैं? अब हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते हैं, वो अपने पैसों का सही हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। लोगों के पास अगर कुछ भी नकदी हो तो उसके ऊपर आयकर लगता है, लेकिन इनको कुछ भी, इनको 2,000 रुपये के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर नकदी चंदे लेते हैं। सारी सुख सुविधाएँ लेने के बाद कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक मकान
मकान मालिक अपने यहाँ पर अगर एक गलत किराएदार को रखे तो उस मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा चल जाता है। लेकिन एक सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने यहाँ पे अपराधियों की बड़ी फौज रखे हैं और उसकी जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी किस आधार पर और केस फाइल करना चाहती हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 32 बना हुआ था एक फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए। तो आर्टिकल 32 के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का, आर्टिकल 32 भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो आर्टिकल 30 क्या हुआ कि संविधान में दो प्रावधान है, एक 226 है जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और 32 है जिसको कि संविधान की आत्मा माना जाता है। तो अगर वो वायलेशन होता है तो वो वायलेशन के लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत है। शुरुआत में जो पीआईएल का सिस्टम बना था, वो पीआईएल का सिस्टम बना था गरीबों की मदद के लिए, अंडर ट्रायल्स की मदद के लिए, कि किसी गरीब का जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए बना था, कि किसी को ज़बरदस्ती पुलिस ने बंद कर दिया, कोई आदमी मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया, उन लोगों की रक्षा के लिए जो ये प्रावधान बनाया गया था उसे एक लग्जरी लिटिगेशन बना लिया गया है, और एक वैचारिक जो संघर्ष के लिए उसका इस्तेमाल, ये मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 32 है। लेकिन जब बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े पक्षकार होते हैं तो आर्टिकल 32 के नाम पर बड़ी बड़ी याचिकाओं पे बड़ी लंबी बहस होती है। लेकिन जो जेन्युइन जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। जो कुछ आर्टिकल्स की लगातार विपक्ष बात कर रहा है, जैसे आर्टिकल 26 की बात कर रहा है, और जो तमाम संरक्षण मिले हैं कि माइनॉरिटीज़ कैसे अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, उनको जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है उसके जो अधिकार हैं, उनको क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस आर्टिकल को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और वो उसका पक्ष और विपक्ष क्या है इस मुद्दे पर? देखिए, 5-6 आर्टिकल्स के बेसिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है आर्टिकल 14 की। ठीक है। तो आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो इस पूरे जो नया कानून बना है, इसमें पूरे में कहीं भी किसी भी समानता को उल्लंघन नहीं है। इसमें एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हिंदू मंदिरों में ऐसे कानून क्यों नहीं बन रहे हैं। दुर्भाग्य से या संयोग से भारत के संविधान और न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि मान लीजिए कल के दिन किसी गलत आदमी को पुलिस पकड़ ले, ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं साहब, जब तक आप सारे गलत को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। उसे ये साबित करना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जब कोई पिटीशन जाएगी तो उसमें ये पूछना पड़ेगा कि इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहाँ से हुआ। दूसरी जगहों पे व्यवस्था नहीं बनी, वो एक अलग विषय, उस विषय पे चर्चा अलग से करेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। दूसरे नंबर पर आर्टिकल 21 की बात आती है, जहाँ पर जीवन के अधिकार की बात आ रही है। तो जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सरकार तो बोलती है कि हम पारदर्शिता से, बेहतर प्रशासन से और डिजिटलीकरण से वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करके, और जो निचले वर्ग गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनका हम उसमें कल्याण करेंगे। तो उससे तो उनका जीवन का अधिकार बेहतर हो रहा है। तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन नहीं होता है इसमें। उसके बाद फिर आर्टिकल 25 आता है, जहाँ पर भी धार्मिक जो है लोगों को अपनी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं खत्म हो रही इसमें, क्योंकि यहाँ पर फिर बात आती है कि कुछ जगहों पे उसमें प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं, या कलेक्टर की भूमिका रहेगी। हाँ। तो ये कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा कि हिंदू वाली चीज़ों में सिर्फ हिंदू होने चाहिए, मुस्लिम की चीज़ों में सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए। कल के दिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों के जज रहते हैं, तो कलेक्टर भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अब राम मंदिर के ट्रस्ट में आदिवासी हैं कि नहीं है, मुस्लिम हैं कि नहीं है, एक अलग मुद्दा है, जिस मुद्दे को इस मुद्दे के साथ जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो जब संसद में सरकार ने बोल दिया कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जाएगा, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी कोई हनन नहीं होता है। चौथा आता है आर्टिकल 26। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 26 में कई जजमेंट्स की बात आती है। तो 26 को अगर हम देखें तो उसमें जो 4 उसमें प्रावधान हैं, तो पहला है कि धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए संस्थाओं को उनको बनाने की उनकी आज़ादी है। दूसरा है कि वो धार्मिक अपने जो संस्थाओं के उनको मैनेज करने की आज़ादी है। तीसरा है कि चल और अचल संपत्ति एक्वायर करने का अधिकार है। और चौथा है कि टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो कानून के अनुसार अपनी संपत्तियों की देखरेख की आज़ादी है। अच्छा। अभी जो चौथा प्रावधान है सबसे इंपॉर्टेंट है, एज पर लॉ। जैसे अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसमें बोला गया है कि एज पर लॉ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो जो ये आज़ादी मिली है चल और अचल संपत्ति के संचालन की, वो कानून के अनुसार है। इसीलिए कानून बनाया गया था 1954 में, इसीलिए कानून बनाया गया था 1995 में,
इसीलिए कानून बनाए में संशोधन किए गए थे 2013 में। तो जिस कानून के तहत आपको चल अचल संपत्ति के संचालन का अधिकार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप कानून नहीं बना सकते हैं। कानून तो पहले से था और उस कानून को आज तक तो उसको कभी रद्द किया नहीं गया। तो जब 2025 में उसी कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे कि सरकार का कहना और प्रावधानों का कहना है कि चल और अचल संपत्ति का बेहतर संचालन होगा, और वो कानून है, उस कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनको करना है, तो आर्टिकल 26 का भी वायलेशन नहीं है। उसके बाद एक और भी गलतफहमी है कि लोग ये समझते हैं कि ये 26 के प्रावधान सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए है। नहीं, ये सभी धर्मों के चल अचल संपत्तियों में लागू होते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के लिए भी, क्योंकि अब एक ये इसमें यहीं पे इसका जवाब देना जरूरी है कि हिंदू धर्म के लिए केंद्रीय कानून क्यों नहीं है। हाँ, यही मेरा सवाल भी है, और इनफैक्ट हिंदू भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे वक्फ बनाया गया है, इस जवाब को कंप्लीट कर लूँ फिर उस पर हम आते हैं। तो उसके बाद फिर आता है कि आर्टिकल 29 और 30 की बात आती है। वो माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उनके सांस्कृतिक धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के अधिकार हैं, उन अधिकारों का कोई उल्लंघन होता नहीं है। फिर आर्टिकल 300A की भी बात आती है, क्योंकि ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार था, जिसको बाद में खत्म करके 300A में कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, कानून के निर्माण में नेचुरल जस्टिस का कोई वायलेशन हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, इंटेंट में कोई कमी है। वो निश्चित तौर पर ये कानून का मकसद, इस समय लाने का मकसद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक संकट है, उससे नैरेटिव बदल करके नैरेटिव को मध्यकालीन मुद्दों पर लाना। यहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार दोषी है। लेकिन पोलराइजेशन में एक पुरानी कहावत है, एक जापान की कहावत है कि अगर दो लोग, एक आदमी किसी को धक्का दे और दूसरा आदमी धक्के का अगर रेजिस्ट नहीं करे और वो दीवार लेकर आ जाएगी, उसके बाद आप उसका धक्का देना बंद कर देंगे। तो पोलराइजेशन दोनों तरफ से हो रहा है। जब जिस आपाधापी में कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के पहले ही 2 मुस्लिम सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये भी तो पोलराइजेशन है। जब आप उसको बोलते हैं कि इससे अल्पसंख्यकों की जान माल का खतरा है या उसमें संपत्ति सरकार उसको ले जाना चाह रही है, तो बार बार उस बातों को संसद में बोलना और संसद में ये बोलना कि संसद को बुलडोज किया जा रहा है, तो पोलराइजेशन तो न्यूटन के तीसरे नियम की तरह होता है। अगर बहुसंख्यक पोलराइजेशन होगा तो उसके जवाब में अल्पसंख्यकवाद होगा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होगा तो उसके जवाब में बहुसंख्यकवाद होगा। उसके लिए संविधान में उपचार दिया गया है समानता का, कि जन्म, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण सभी के आधार पर समानता। लेकिन हमारे यहाँ समानता तो संविधान में ही दी गई है। व्यवहारिक तौर पर तो हम जातियों पे, धर्म पे, सन ऑफ द सॉइल के बेसिस पे, राज्यों के बेसिस पर, क्षेत्र के बेसिस पे, भाषा के आधार पर हम बढ़ते जा रहे हैं, और फिर हम संविधान के शासन की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन इस पे जो विपक्ष लगातार जो चीज़ें कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से सरकार तमाम और चीज़ें कर रही, तमाम जो कानून ला रहे, जिस तरीके का सामाजिक परिवेश होता जा रहा है, उसमें जब वक्फ पे आप बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें देश दुनिया में हो रही हैं, उस वक्त में हम वक्फ बिल पे रात 2 बजे तक डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस समय पे जब वक्फ आ रहा है, तो जो एक फियर है, जो आप बता रहे हैं कि 2 सांसद पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट पहले, वो फियर की वजह से भी जा रहे हैं कि क्या इसको लेकर के जो आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर के इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, देखिए, फियर का तो कोई इलाज है नहीं, और फियर तो सोशल मीडिया में सबसे आसान चीज़ है पैदा करना, क्योंकि डर से ही लोगों को आप अपनी गुलामी में रख सकते हैं। और जो मैंने अभी संविधान सभा में जो आपको भाषण बताया, तो अल्पसंख्यकों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है, और उस डर के आधार पर ही द्विराष्ट्रवाद की जो पूरी शुरुआत हुई, उस डर के आधार पर एक दूसरे देश की निर्माण हुआ। तो डर का तो कोई इलाज नहीं है। तो डर पैदा करने वाले लोग गलत हैं वो, और उस डर को लगातार आप बनाएंगे तो दूसरी तरफ से भी डर होगा, और राजनीतिक बहस उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम इस जो सवाल अधूरा रह गया था कि हिंदू पक्ष वाली बात में, कि हिंदू मंदिरों की बात को क्या करेंगे, तो जो ये जो डर है, अब इस डर की हम बात करते हैं। एक और बात है, जैसे एक समाचार आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 95% संपत्तियां वक्फ की जो है वो वक्फ में डिस्प्यूटेड हैं या दिक्कत में आ जाएंगी, या जो नए कानून के बाद वो उस कानून के दायरे में नहीं आ पाएंगे। ये समस्या है। समस्या ये है कि अधिकांश संपत्तियां गैर कानूनी कब्जे में हैं। कई बार संपत्तियों को गलत तरीके से सरकारी संपत्तियों को क्लेम किया गया है। अब कोई संपत्ति सरकार की वक्फ के नाम पे ले ली गई, और वक्फ की संपत्ति को जो वक्फ के नाम पर है, सरकार उसको वापस, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है और सरकार उसको वापस अपने पास लेती है। अब आप उसको किस तरीके से देखेंगे?
एक ये बात हो सकती है कि नहीं, सरकार की संपत्ति थी जो गलत तरीके से वक्त में क्लेम की जा रही थी और सरकार ने उसको वापस ले लिया। एक दूसरा एक उसको नैरेटिव ये बनाया जा सकता है कि नहीं, ये तो वक्त की संपत्ति सरकार ने ले लिया। तो ये इन्हीं चीज़ों को हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जी। एक बहुत बड़ी बात अभी हुई है जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई और कुछ सिर्फ अंग्रेजी के इकोनॉमिक अखबारों में उसकी चर्चा आई। देश में इनकम टैक्स से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं और उनमें लगभग संसद में सरकार के जवाब के अनुसार 45 लाख करोड़ की रकम फंसी हुई है। अच्छा। 45 लाख करोड़ की डिस्प्यूट में। अब सरकार कल के दिन ये बोल सकती है कि 45 लाख करोड़ अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा पूरा बजट घाटा हो जाएगा। लेकिन एक सरकार ने उसका और भी अपना ऑडिट कराया, उसकी गणना कराई। उस गणना के हिसाब से ये पता चला कि उसमें से 2/3 रकम तो मिल ही नहीं सकती है, कागजों में बना दी गई है। उस समय तो लोगों को उसमें नंबर मिल जाते हैं, इनाम मिल जाता है, खबरें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है उसमें जैसे मुकदमे होते हैं तो मुकदमे बना दिए जाते हैं, हल्ला होता है मुकदमे, लेकिन फाइनली तो कन्विक्शन नहीं होता। तो 45 लाख करोड़ में 2/3 रकम जो है वो सरकार को मिलने की उम्मीद नहीं है। अब इसको करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया 15 दिन पहले, और सर्कुलर इशू करके बोला कि जिनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो अपने क्रिमिनल केसेस को, जब तक कि देशद्रोह या आतंकवाद से जुड़े नहीं हों, उन क्रिमिनल केसेस को कंपाउंडिंग करके सरकार सेटल कर सकती है और वो मुकदमे खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जो वक्फ की संपत्ति है और 50% संपत्ति का अता पता नहीं है, वो संपत्ति कहाँ पर है, कैसे है, किसी को नहीं पता। अब उसमें से किसी ने जयपुर में अभी बात आ रही थी, दूसरी जगहों पे बात आ रही थी कि वो संपत्ति किसी को किराए में दे दी गई और वो 2 लाख रुपए किराए मिलना चाहिए लेकिन 200 रुपये किराए में हो रहा है। अब वो संपत्ति तो वक्त पास कब्जे में है भी नहीं, लेकिन किराए में के नाम पर दूसरा कोई आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की संपत्तियों का जब विवरण सामने आएगा तो विवरण सामने आने के बाद उसमें दिक्कतें, जो कागजों में जो बहुत बड़ी संपत्ति 39 लाख एकड़ की संपत्ति दिख रही है, व्यवहारिक तौर पर कितनी है और उस व्यवहारिक तौर पर कितनी को किस तरीके से हम मुस्लिम समुदाय के हित में इस्तेमाल करें। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कि इसको इस तरह समझें कि देश में 1 लाख लोग हैं और उन 1 लाख लोगों का अपना सिस्टम है। ठीक है। और वो आपस में झगड़े करते दिखते हैं लेकिन वो आपस में सब मिले हुए हैं। अच्छा। और वही उन 1 लाख लोगों के लिए वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था एक नेक्सस है। उसमें नेता हैं, उसमें अफसर हैं, उसमें उद्योगपति हैं, उसमें जुडिशरी के लोग हैं, उसमें सारे लोग हैं। वो लोग ही वक्त की संपत्तियों का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं में से जुड़े हुए कुछ लोग, दूसरे हिंदू धर्म की संपत्तियों में भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की तमाम मंदिर मठों की संपत्तियों को लोग महंत वगैरह गलत तरीके से बेच देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। जितनी धर्मशालाएं हैं देश में, उन धर्मशालाओं में कितनों में कब्जे हो गए, कितने में सारी चीज़ें हो गई। तो माइनिंग है तो माइनिंग लोगों को लाइसेंस मिलता है 100 यूनिट का और लोग इस्तेमाल कर लेते हैं 1000 यूनिट में। तो सरकार का, धर्म का या सामुदायिक संपत्तियों का या टैक्स का संगठित चोरी से ये 1 लाख लोगों का पालन पोषण हो रहा है। और उन 1 लाख लोगों की जब पेट में लात पड़ती है तो वो जनता के नाम पर उसका विरोध करना चालू करते हैं। तो वक्फ से जुड़े बहुत, हो सकता है 100-200 लोग हों। 2014 में आजम खान ने बोला था कि ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति है। तो जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो जब कुंभ मेला हुआ था उस समय सपा के समय में आजम खान मुस्लिम होने के बावजूद भी उसके इंचार्ज मंत्री थे। तो इसको डर का तो कोई है नहीं। भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इसका मतलब कि भारत का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। और जब संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य ने बोला कि अब अल्पसंख्यक की बात खत्म कर देनी चाहिए, तो संविधान के 75 साल बाद भी अल्पसंख्यकवाद पर क्यों बहस हो रही है, और क्या अल्पसंख्यकवाद के नाम पर जो लोग, उनकी रोजी रोटी चल रही है, अगर वो ख़त्म कर दें तो संविधान की समानता बेहतर हो पाएगी। और उनका मकसद अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं है, बल्कि उनके नाम पर उनको अपने वोटों का पोलराइजेशन करना है। तो उसके जवाब में जो बहुसंख्यकवाद बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। लेकिन ये जो वो तंत्र है, और जिस तंत्र ने इस 39 लाख एकड़ की संपत्तियों पे या धन संपत्तियों पे कब्जा किया होगा, तो अगर वो पारदर्शिता आएगी, वो उनको चोट पहुंचेगी, उनकी दुकानें बंद होंगी।
और इसीलिए वो संगठित तौर पर इस चीज़ का विरोध कर रहे होंगे। ठीक है, ये बताइए कि बाकी जो धर्म हैं देश में, उनको लेकर के क्या इस तरीके के बोर्ड नहीं बने? क्योंकि संपत्तियां तो सबके पास हैं, मंदिर तमाम हैं देश में, उनको लेकर के कोई ऐसा एक कोई बोर्ड नहीं बना है? और भी जो तमाम धर्म है उनको लेकर के इस तरीके के क्या नियम या बिल हैं? नहीं, देखिए, इस्लाम और हिंदू धर्म में दो बड़े फ़र्क हैं। जी। पहला कि इस्लाम के अपने क्वालिफ़िकेशंस हैं, जिसके हिसाब से एक इस्लामिक व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें शुरुआत से ही कि ये एलिमेंट्स हैं। हिंदू धर्म में आस्था के आधार पर हिंदू का निर्धारण होता है, इसीलिए उसका दायरा भी व्यापक है। और उसीलिए उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं ये वेद पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा या इसको जैसे उसमें है कि 5 वक्त की नमाज करना ज़रूरी है या इन चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है, या बचपन से जिस तरीके से है। तो हिंदू धर्म में एक तरह की यूनिफॉर्म आस्था नहीं है। उसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, उसमें इस्कॉन भी है, दूसरे लोग भी हैं। इसकी वजह से धन संपत्तियों के संचालन के लिए एक कानून है, ट्रस्ट का कानून। तो मंदिरों की संपत्ति अधिकांशतः ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट का केंद्रीय कानून है। संपत्ति किसी की नहीं होती है, वो संपत्ति उस देवता की होती है। ठीक है। तो ट्रस्ट है, इनकम टैक्स के कानून है केंद्रीय स्तर पर। उसके बाद फिर राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन सारी जगहों पे एंडाउमेंट एक्ट बने हुए हैं। अच्छा। तो वो कानून राज्यों के स्तर पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर तमाम सारे मंदिरों के प्रशासन के लिए बोर्ड बने हुए हैं। वो चाहे वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो, चाहे बनारस का, वाराणसी का मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो। तो इन मंदिरों के प्रशासन के लिए जो बोर्ड बने हैं, उस बोर्ड में स्थानीय प्रशासन की भूमिका रहती है, राज्य सरकार के उसमें कानून रहते हैं और उसमें पूरी पारदर्शिता रहती है उसके धन संपत्ति सारी चीज़ों में। जबकि उल्टी बात यह है कि मुस्लिम धर्म के वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के कल्याण के लिए ही हो सकती है। लेकिन मंदिरों की ज़मीन की, मंदिरों की संपत्ति की आमदनी का इस्तेमाल कई बार सरकार अन्य कार्यों में भी करती है, जिससे सभी धर्मों के लोग लाभान्वित होते हैं। अच्छा। तो उसके जवाब में ये मांग की जा रही है कि मंदिरों की संपत्ति का, धन संपत्ति का डेडिकेटेड इस्तेमाल, डेडिकेटेड कंट्रोल सिर्फ हिंदुओं के पास होना चाहिए। तो इसलिए वक्फ की तरह हिंदुओं की धन संपत्ति के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, क्योंकि ज़कात और जो वक्फ है ये दोनों संस्थागत एक एलिमेंट्स हैं इस्लाम में। ऐसे कोई संस्थागत एलिमेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कोई भारत बस में नहीं है। तो वक्फ के लॉ और वक्फ के कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इस्लामिक देशों में उनमें प्रोग्रेसिव तरीके से चेंजेस किए गए हैं, जिसका कि इसमें जिक्र भी है। नए कानून के बारे में सरकार ने PIB में, जैसे अगर कोई यहाँ पर उदाहरण दे पाए। नहीं, उसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में, इराक में और दूसरे टर्की वगैरह में कई जगहों पे वहाँ पर उन्होंने समय के अनुरूप उसको वो किया है, उसको प्रोग्रेसिव किया है। तो जब समानता की बात करते हैं तो समानता में एक दूसरे तरीके का हिंदुओं में भी एक नैरेटिव है। वो उनको लगता है कि तुष्टीकरण हो रहा है और सरकार या संसद मुस्लिमों के लिए कानून नहीं बनाती है। उसकी सबसे पहले शुरुआत हुई 1955-56 में, जब जवाहरलाल नेहरू के समय में हिंदू कोड बिल आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। तो संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है और समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि भारत में संविधान के अलावा 2 तरह के कानून हैं। एक क्रिमिनल कानून है जिसको फौजदारी बोलते हैं, दूसरा सिविल कानून है जिसको दीवानी बोलते हैं। तो फौजदारी कानून अंग्रेजों के समय ही एक जैसा बन गया था। उन्होंने IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट एक जैसा बना दिया था, जिन तीनों कानूनों का भी नए तरीके से लागू किया गया। तो लेकिन उसके पहले, अंग्रेजों के पहले भारत में अलग अलग तरीके से धर्म के हिसाब से फौजदारी कानून लागू होते थे। तो फौजदारी कानून अंग्रेजों ने कर दिए। संविधान निर्माताओं ने कहा कि सभी धर्मों के लोग एक सिविल कानून से उनको संचालित किया जाएगा। तो कायदे से संविधान के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। वो नहीं बनी। उसका एक तरीका ये सोचा गया कि पहले सभी धर्मों को कानून के दायरे में लाया जाए, धीरे धीरे इंटीग्रेट करते हुए उसके बाद उनको एक कानून में उनको पिरोया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हिंदू कोड बिल बना। हिंदू के लिए पारिवारिक व्यवस्था में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, इन सारी चीज़ों के बारे में हुआ और उसमें महिलाओं को तमाम सारे अधिकार दिए। और जब हम कानून बनाते हैं तो कानून बनाने का मतलब ये होता है कि कानूनी प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ जो कि संविधान में दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो तो लोग अदालत में जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म के लिए जब कानून बनाने की बात आई तो उसको नहीं बनाया गया और वो पिछले 70 सालों से अभी तक नहीं बना।
फिर दूसरी प्रक्रिया इस शाहबानो केस में, और शाहबानो केस में 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्लिम धर्म की महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्यतः एक लॉ ऑफ लैंड होता है, लेकिन उस फैसले को एक अल्पसंख्यकवाद की उसकी वजह से, दबाव की वजह से उस फैसले को संसद में कानून बना के राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया। तो एक तरफ अब हम आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो उसको क्यों नहीं मान्यता दी गई। इसी तरीके से जो मंदिर मस्जिद विवाद हो रहे हैं, तो इसमें बार बार बात आई थी कि 3 जगहों पे, क्योंकि ये ऐतिहासिक सच है और उसमें कोई इसमें वो नहीं है कि मध्यकाल में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया, अब उनको तोड़ा गया, उसमें से 3 महत्वपूर्ण मंदिर थे, और ये पिछले 50 सालों से बात चल रही है कि अयोध्या में, वाराणसी में और मथुरा में, इन 3 जगहों पे उनको एक स्वैच्छिक तौर पे दे दिया जाए। अगर वो दे दिया जाता और पहल होती तो ये जितने मंदिर मस्जिद की बात उतनी चीज़ें नहीं होती। तो समानता की जब बात आती है, तो जब हम संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो अन्य विषयों पर भी हम समानता की बात करें तो उससे लगेगा कि हम समभाव से बात कर रहे हैं। तो हम संविधान की व्याख्या मनमाफिक तरीके से करते हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये अवसरवादी व्याख्या है, और अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आधार पर व्याख्या नहीं होनी चाहिए। संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है, नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है, जिससे कि कहीं ये नहीं लगे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो संरक्षण के नाम पर एक्सेज अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो बात चल रही है कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो पहली चीज़ तो कि आपने जो अभी बताया कि आपने तमाम आर्टिकल्स जो गिनाए, जिसमें कि आपने बताया कि उससे आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ स्टैंड करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें सारी ही चीज़ें अच्छी होंगी, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही ना टिक रहे हों। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गुंजाइश लगती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी तरीके से रोक लगा सकता हो, या इस पर क्या रुख अपना सकता है, क्या लगता है? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सरल काम है मुकदमा दायर करना, सबसे सरल काम है, और सामान्य तो बड़ा टफ लगता है वकीलों में फंस जाना। मुकदमे का जल्द फैसला टफ है, दायर तो कर मुकदमा दायर करना सबसे आसान है, और इसी वजह से 5 करोड़ मुकदमे देश में लंबित हैं। ठीक बात। और मुकदमों में मतलब मैकेनिकल तरीके से नोटिस इशू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर सवाल जवाब। और सिविल मुकदमों के बारे में ये कहा जाता है कि दादा फाइल करता है, बाप लड़ता है और बेटे को न्याय मिलता है। और इस बात को मैंने अपनी जो मेरी किताब है अयोध्या राम टेम्पल इन कोर्ट्स, उसमें बताया था कि अगर भगवान राम को न्याय मिलने में इतनी शताब्दी लग गई, आम जनता का क्या होता होगा, क्योंकि उसका फैसला कभी भी हो सकता था, पर इतने लंबे समय तक क्यों अटका रहा, वो एक अलग विषय है। तो ये मैटर भी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब बड़े बड़े सांसद, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर याचिका जाएगी, और याचिका में नोटिस भी जारी होती है, क्योंकि याचिका सामान्य तौर पर उसमें बहुत सारे वैलिड ग्राउंड भी रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में भी कानून बने हैं, उसके बारे में संविधान में प्रावधान है जी। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए 3 बड़े उसमें मापदंड हैं। उसमें पहला मापदंड ये है कि संसद ने कानून बनाने में बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं किया। अब बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई केशवानंद भारती मामले में, और केशवानंद भारती वाले मामले में जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई, तो अभी तक आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बेंच बनी थी 13 जजों की, जिसमें 7 और 6 के बहुमत से वो फैसला आया था। और उसमें उन्होंने बोला था कि संविधान का एक बेसिक ढांचा है, और संविधान में संशोधन करने का संसद को अधिकार है अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत। लेकिन उसकी आड़ में हम पूरे बेसिक ढांचे को नहीं बदल सकते। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, और उस इंसान के नाम को बदलने का संसद को अधिकार है, ठीक है, उसके कपड़े बदलने का अधिकार है, उसके बाल बदलने का अधिकार है। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले हाथ बदला, फिर पैर बदला, फिर धड़ बदल दिया, और फिर नाम बदल दिया, तो एक हमने एक्स को वाई बना दिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, जिसमें उन्होंने बोला था संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी। तो इस कानून से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, प्राथमिक तौर पर लिखा जाएगा,
क्योंकि जब पिटीशन फाइल होती है तो उसमें सारी बातें लिखी जाती हैं। आजकल तो लोग AI से और चैट GPT से भी पिटीशन बनाने लगे हैं। और अभी एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक मामला आया जहाँ पर कि जज ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में 2 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स का जिक्र किया जो जजमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो लोग चैट GPT AI से वो सारे ग्राउंड्स बना देते हैं जो सारे ग्राउंड्स होने चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ग्राउंड नहीं बनता है। अब दूसरी बात आती है, क्या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो अगर आर्टिकल 13 में बड़े स्पष्ट तौर पे जो सबसे एंट्री गेट है फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ पर लिखा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो वाला कानून बना है, उस कानून को असंवैधानिक माना जाएगा। अच्छा। और ये कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस बात को देखना है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन वाला कोई कानून नहीं बने। तो यहाँ पर विवेचना होगी कि क्या इस वक्फ कानून से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 3 कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये सारी बातें आती हैं जब बड़ी बहस होती है, और बड़ी बहस होती है फाइनल हियरिंग में। पर उसके पहले ही इतना रायता फैल जाता है। रायता ऐसे फैल जाता है कि पहले अभी 2 याचिकाएं फाइल हुई, उन 2 याचिकाओं के बाद अभी कुछ और याचिकाएं आएंगी, उसके बाद उनमें वहाँ पर डिफेक्ट्स रजिस्ट्री में होते हैं, फिर उसके नंबर आते हैं, फिर उसकी लिस्टिंग होती है। लेकिन इन मामलों में वो अर्ली लिस्टिंग की बड़े बड़े वकील हैं उसकी बात करेंगे। और अर्ली लिस्टिंग की बात की और उसमें सरकार से उन्होंने जवाब मांगा। और जब जवाब मांगेंगे तो जवाब किससे किससे मांगेंगे? क्या राज्य सरकारों से भी मांगेंगे, क्योंकि राज्य सरकारें भी पार्टी हैं। तो अगर इसके विपक्ष में अगर पार्टियां आ रही हैं तो इसके समर्थन में भी पार्टियां, राज्य सरकारें आएंगी। तो राज्य सरकारों के बड़े बड़े वकील आएंगे, सारे लोग आएंगे। और जब सारी बातें, अच्छा, हर हियरिंग की डेट महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लगती है। जब डेट लगेगी तो फिर अचानक पता चलेगा कि इससे जुड़ी हुई लगभग 150 याचिकाएं हाई कोर्टों में लंबित हैं, जो ऑलरेडी, जिसमें कि बोला गया था कि ये वक्फ कानून सही है, गलत है, इसको बदल देना चाहिए। तो उसमें एक अर्जी लगेगी कि वो जो याचिकाएं, उन याचिकाओं को इसके साथ क्लब किया जाए। तो सारी याचिकाएं यहाँ पर आएंगी। जब सारी बहस साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो जाए, जब होगा तो उसके बाद अचानक ये बात पैदा होगी कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन करना चाहिए। जब संविधान पीठ के गठन के लिए बात आएगी तो उसके लिए जुडिशियल ऑर्डर से जो बेंच होगी, जिसकी बेंच होगी, 3 जजों की बेंच होगी, वो एक जुडिशियल ऑर्डर से वो संविधान पीठ के गठन की बात करेंगे। फिर मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा, चीफ जस्टिस संविधान पीठ का गठन करेंगे। और संविधान पीठ में सुनवाई के लिए ऑलरेडी भारत में सैकड़ों मामले, मेन मामले बोले जाते हैं 3 दर्जन के आसपास हैं, पर उससे जुड़े हुए सैकड़ों मामले हैं संविधान पीठ से जो कि अभी लंबित हैं। तो उस लंबित उसमें लिस्ट में उसका चला जाएगा। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कितने लंबे समय तक चला, आर्टिकल 370 का मामला कितने लंबे समय तक चला, CA NRC का मामला कितने लंबे समय तक चला, और अभी कितने सारे मामले ऑलरेडी लंबित हैं। तो अब जब तक इसका सुनवाई होगी और अगर इस मामले में स्टे नहीं मिला तो क्या इसको लागू करना चाहिए? अब यहाँ पर आकर के सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैं आपको 5-6 उदाहरण बताता हूँ कि किस तरीके से संसद के कानून बनाने में बहुत ही हो हल्ला होता है और बहुत ज़्यादा उसमें माइलेज लिया जाता है, लेकिन यथार्थ में उसका क्या हुआ। और इसके लिए लॉ कमीशन ने बोला है, संसदीय समितियों ने बोला है कि हमारे यहाँ पर कानूनों में सनसेट का प्रावधान होना चाहिए कि कब कानून ख़त्म होना है, कब नया कानून बनना है। अब आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। महिला आरक्षण का कानून है। महिला आरक्षण का कानून चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में बना दिया गया। ठीक है। अब उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है जनगणना के आधार पर और डिलिमिटेशन, परिसीमन के आधार पर। उसके बाद फिर वो लागू होगा तो जो कानून बन गया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। 3 आपराधिक कानून हैं, बन गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू कर पाए हैं और उसको बाकी राज्यों में उसका सिस्टम नहीं बना है। ये 3 आपराधिक कानूनों की बात है। डेटा सुरक्षा कानून, डेटा जिसको हम नए जमाने का हम पेट्रोल बोलते हैं, उस डेटा सुरक्षा कानून को 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा फैसला था क्योंकि केशवानंद भारती का फैसला भी 7 और 6 की बेंच ने दिया था। 7 इन 9 जजों की बेंच ने बोला कि डेटा सुरक्षा एक प्राइवेसी का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, भारत में डेटा सुरक्षा का कानून होना चाहिए। और लंबी चौड़ी बहस के बाद 2017 में फैसला आया और उस समय सरकार ने बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कानून जल्दी ला रहे हैं। 2017 से कानून बनाने की बात चालू हुई, फिर उसके बाद उसके लिए कई समितियां बनी, उसके बाद फिर 2019 में, फिर 21-23, फाइनली 2023 में कानून बन गया। उसके भी नियम नहीं बने और नियम जब बनेंगे तो नियमों को चुनौती दी जाएगी और आज तक लागू नहीं किया गया। तो
CA NRC की बात तो अभी उसमें आया है कि CA का कानून बना था 2019 में, उसके नियम 2024 में उसके लागू हुए और उसके बाद सिर्फ 350 लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो हम कानून की जब बात करते हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की जो संपत्तियों से आमदनी हो रही है, इसको हम 12,000 करोड़ या 20,000 करोड़ करेंगे, तो हम कानूनों को ऑडिट नहीं करते कि कानून जिस मकसद से बनाए गए थे तो कानून का ऑडिट होना चाहिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जवाबदेही कितनी है। तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छा, जिस तरीके से अभी ये प्रक्रियाएं बन रही हैं, तो प्रक्रियाओं के बनने में अभी जो पुरानी कानून रद्द हो गए हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन कानूनों में अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए कानून बने हैं उस नए कानून की प्रक्रिया कैसे बनेगी और उस नए कानून की प्रक्रिया के बाद उसके रूल्स कैसे बनेंगे, इन सारी बातों का फैसला होना है। उसके बाद फिर राज्य सरकारें उसमें किस तरीके से मनमौजी करेंगी। हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन क्या विपक्ष शासित राज्य उन कानूनों को नहीं मानेंगे और सत्ता पक्ष शासित राज्य उन कानूनों को मानेंगे? क्या इसी समय के लिए संविधान निर्माताओं ने स्वप्न देखा था? फिर हम बात करते हैं कि हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, या हम बहुत बड़े 100 साल या 200 साल या 500 साल के मास्टर प्लान की बात करते हैं। लेकिन अगर आज हम संसद से पारित कानून को पूरे देश में समान तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी संवैधानिक के साथ साथ एक राजनीतिक विफलता भी है कि जो हमारे पक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो पक्ष विपक्ष के नेता डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में क्या सिर्फ वो वोट बैंक के लिहाज से काम कर रहे हैं या डेमोक्रेसी के सक्सेस बनाने के लिहाज से भी काम कर रहे हैं कि उन कानूनों का सम्मान करना चाहिए। तो हम कानून का सम्मान, संसद में जो देश की सर्वोच्च मंदिर है और वहाँ पर अगर कोई कानून पारित हो गया तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम उसको अस्वीकृत करके संसदीय प्रणाली का सम्मान करते हैं और जो लोग भी संसद के कानून को नहीं मानते हैं उनको संसद में जो संविधान की शपथ लेते हैं उसका उल्लंघन है। तो इस बात को लेकर के तो कोई सवाल, मतलब लोग जो विपक्ष के लोग भी हैं जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से थीं, सब एकदम परफेक्ट था। वक्फ की समस्याएं थीं अपनी, जो संपत्तियों पे सवाल उठाया जा रहा है उस पर वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये समस्या थी, जितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए उस पर भी लोग कह रहे हैं कि हाँ उतना नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी क्या ये नया पूरा संशोधन करके नया बिल लाने के अलावा क्या ये भी सरकार के पास रास्ता था कि जो खामियां हैं उनको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, उन पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस बनाया जाए, बनस्पत इसके कि नया बिल ही ला करके रख दिया गया? देखिए, ये गलतफहमी है। 1995 के कानून में बदलाव किए गए हैं और उस 95 के कानून में जो उसमें बदलाव करके और उसमें से जो प्रिंसिपल एक्ट, जो पुराना एक्ट है, उसमें से तमाम सारे कानून प्रावधान बने हुए हैं। उसमें से कुछ में संशोधन किए गए हैं, कुछ को रिपील किए गए हैं। तो जब भी संसद में कोई भी कानूनी बदलाव होता है तो उसमें बिल से ही उसको पेश किया जाता है। और सरकार का तो यही कहना है कि जितने बदलाव किए जा रहे हैं बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता के लिए किए जा रहे हैं, और जो 2013 में जिन गलत बदलावों को लागू किया गया था उनको दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पर बात दो आती हैं। पहली बात ये आती है कि निचले स्तर पर जो प्रशासनिक विफलता है, क्या कानून बदलने से ठीक हो जाएगी? ये बड़ी बात आती है। जैसे कि नए आपराधिक कानून में भी ये दावा किया गया कि 3 साल में मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। तो कानून बदलने से तस्वीर नहीं बदलती है, और तस्वीर बदलने का काम कानून केंद्र सरकार को बनाना है और तस्वीर बदलने का काम राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें, विपक्षी की राज्य सरकारें, इन कानूनों के अनुसार इस कानून में अगर कहीं उनको लगता है गलत है उसको ठीक करके और एक बेहतर वहाँ पर एक मॉडल दें। जैसे पुलिस सुधार है, तो पुलिस सुधार के बारे में प्रकाश सिंह का जजमेंट है 2006 का, जिसमें उन्होंने बोला था कि पुलिस को कैसे ठीक किया जाए। पुलिस राज्यों का विषय है, और जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो पुलिस के उत्पीड़न का रोना रखती है, लेकिन अपने राज्य में कभी भी पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून में बदलाव नहीं करती है। तो कानून के साथ साथ राज्यों के स्तर पर कलेक्टर किस तरीके से एफिशिएंटली इस चीज़ को काम करे, किस तरीके से निचले स्तर में जो अपराध और धर्म का घालमेल है वो अपराध और धर्म का घालमेल ख़त्म हो, किसी भी धर्म का घालमेल ख़त्म हो, कैसे हम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रशासन से उसको सही तरीके से लाभ ले सकें। तो
उसमें स्कूल बनाना या स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम करना या हॉस्पिटल्स बनाना, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हर जगह जब राजनीति होती है, जब राजनीति होती है तो फिर उसमें सबसे पहले आता है कि योजनाएं बनती हैं, योजनाओं में उस राज्य के मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का नाम होता है, फिर अपने अनुसार स्कीम में उसमें झूलों में नाम होता है। तो हर चीज़ भारत में वोट बैंक के लिहाज से की जा रही है, और ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि संविधान की बजाय वोट बैंक उसका मुख्य मकसद है। और इस कानून से जुड़ी हुई मैं एक बात बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत हल्ला है, और कितना बड़ा एक पैराडॉक्स उसको बोलूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन सरकार उस कानून को नहीं बना रही या नहीं बनाया उसमें, और उसको प्रयोग किया कि एक राज्य में बनाया, उत्तराखंड में उसको बनाया। अब उत्तराखंड में उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज, उन्होंने कमेटी बनाई, बहुत सारा डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद कानून बना। कानून बनने के साल भर बाद के बाद उसके जो है नियम बने। नियम बनने के साथ ही उसमें इतनी विचित्र बातें थी कि उसको हाईकोर्ट में चुनौती मिल गई। अब हाईकोर्ट में चुनौती मिलने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि उसको अमेंड किया जाएगा कानून को। तो जो चीज़ लागू ही नहीं हो पाई उसको हम अमेंडमेंट की बात करते हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाए, पुराने ज़माने के फैसले होते थे, तो आज भी हम 1973 का केशवानंद भारती के फैसले की बात करते हैं, हम गोलकनाथ मामले के फैसले की बात करते हैं, हम अंग्रेजों के समय बनाए गए कानूनों की बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बनाए। लेकिन आज हम जो कानून बनाते हैं उन कानूनों में अगले दिन उसको चुनौती मिल जाती है, और हम फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हम उसमें अमेंडमेंट करने लगते हैं। तो ये हमारी नौकरशाही की और संसदीय व्यवस्था की पूरी खामी है कि हम उसमें उन बातों का अध्ययन नहीं करते हैं। हम सिर्फ सियासी तरीके से कानून बनाते हैं, प्रशासनिक कुशलता के हिसाब से कानून नहीं बनाते हैं, कानून का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान नहीं करते हैं, और कानून के तहत ग्रीवांस रिड्रेसल टाइम तरीके से हो उसका प्रावधान नहीं करते हैं। तो ये समस्या जो सच्चर कमेटी ने जिस प्रॉब्लम की ओर बताया था, उसका समाधान 10% ही कानून से है, 90% बेहतर प्रशासन से है, और उसके लिए राज्यों को पहल करने की ज़रूरत है। और अगर वो पहल हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कि इस बिल जो कानून का मकसद है और जो संविधान का जो लक्ष्य है वो बेहतर तरीके से पूरा होगा। ठीक है, अंतिम 2 बातें मैं इस पे करना चाहता हूँ। एक तो आपने एक सवाल ये आ रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल आ रहा है कि उसमें तो कोई महिला नहीं थी उस ट्रस्ट में सदस्य, उसमें तो कोई और अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं था। आपने भी बातचीत में बोला कि वो एक अलग विषय है, तो उसको कैसे बाइफरकेट यहाँ करना चाहिए कि वो अलग विषय कैसे हो गया और वक्फ का, क्योंकि लगभग हमें देखने में तो एक मंदिर का और धार्मिक मामला ही लग रहा है ये। नहीं, देखिए, इसको वो अलग विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि संसद के कानून से उसमें लोगों का गठन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं और वो देश के सारे हाई कोर्ट के जज उसमें नहीं रहते हैं जी, और उसमें डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो उसमें SC ST या OBC वर्ग के जजों का भी उसमें कमी है, महिलाओं की भी कमी है। तो हम सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दे पाएँ ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला है प्रतिनिधित्व तो वो एक विषय है जिस विषय को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके आधार पर इसकी कमी को ठीक करना, राम मंदिर का ट्रस्ट हो या तिरुपति माला में जहाँ पर बात चलती है उसमें किसी ने बोला कि वहाँ पर गैर मुस्लिमों को, गैर हिंदुओं को वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन उसमें ये भी बात है कि इसका मतलब कि उसके पहले तक गैर हिंदू वहाँ पर उनको इजाज़त थी। तो इन सारी चीज़ों में सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि एक यूनिफॉर्म तरीके की नीति हो और उस नीति में उसका पालन सभी धर्मों के बारे में समानता से हो। ये एक नीति है जिसके बारे में एक विचार करने की ज़रूरत है। इसको लॉ कमीशन को भी विचार करना चाहिए, संसदीय समितियों को विचार करना चाहिए, लेकिन इस आधार पर किसी कानून के सुधार को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब 2013 में कानूनी बदलाव किए गए तो उस समय भी तो मंदिरों के बारे में प्रशासनिक स्थिति वही रही होगी ना, उस समय उस बात को पहल क्यों नहीं की गई? तो किसी चीज़ के डिफेंस के नाम पर दूसरा नया ऑफेंस क्रिएट करना, इससे तो सिर्फ उलझनें बढ़ती हैं, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ठीक बात। जो नए बिल में ये प्रावधान किया गया है कि अब इसको वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकेगा, तो जो स्थिति अभी की है, आपने खुद ही बताया कि इतने सारे मुकदमे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं अदालतों में हमारी,
क्या ये नहीं लगता कि जब अगर ये कानून लागू हो जाएगा उसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, और जिस तरीके की कंट्रोवर्सी तमाम जगहों पे अभी हमें देखने को मिल रही है, संभल में हम देख रहे हैं, शाही ईदगाह मस्जिद में हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या इस तरीके के मुकदमों की बाढ़ आने की आशंका बढ़ नहीं जाती है, जहाँ पर विवाद होगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या सरकार ने इस बिल में कुछ जिक्र किया है, या उस चिंता को आप कैसे देखते देखिए, हैं? ये जो आपने दूसरे विवाद बताए हैं, उस विवादों का इस कानून से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। वो एक अलग विषय है, वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो उस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से उसमें सुनवाई हो रही है, और उस कानून को मान्यता दी गई थी अयोध्या विवाद में। उसके बावजूद भी उस कानून की नई तरीके से व्याख्या और नई सुनवाई हो रही है, वो एक अलग विषय है। जो आपने मुख्य विषय बोला कि मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मान्यता, तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये है कि अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो भारत में अनेक प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं, उसमें जैसे स्कैट है या सेस्टैट है या ITAT है। तो उन सारे ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जबकि वो क्वाशी जुडिशल होते हैं, और उन सब में जुडिशल उसमें एक मेंबर टेक्निकल होता है, एक मेंबर जुडिशल होता है, और सारे पावर ऑफ कोर्ट होती है ट्रिब्यूनल, पावर ऑफ कोर्ट होती है। उनको सारे पावर्स होते हैं, उनको मुकदमा सुनने का पावर होते हैं, पेनल्टी लगाने का पावर होता है, और उसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से उसमें जजों की नियुक्तियाँ होती हैं। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण जिनको बोलते हैं, और उन ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील होती है। 226 to 227 में भी कई बार जाते हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाते हैं। तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सही तरीके से लोगों का सिलेक्शन भी, चयन भी नहीं हुआ। वो तो सरकार के तरीके से या फिर धार्मिक तरीके से वहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यही बात बोली जा रही है कि वो खाप पंचायत जैसी हैं, या वहाँ पर कंगारू कोर्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर वहाँ के सिस्टम को व्यवस्थित करके अदालतों को अधिकार दिया जा रहा है, तो अदालती व्यवस्था में विलम्ब हो रहा है, तो विलम्ब होने की वजह से तो उसको नहीं किया जा सकता है कि नहीं ये प्रावधान गलत है। तो आशंकाओं के आधार पर या सिर्फ दुरुपयोग की संभावना के आधार पर आप पुलिस को अधिकार देते हैं, तो पुलिस उस अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है। तो किसी को FIR करने का अधिकार देते हैं, तो FIR के बाद उसके जो मामले के डिस्पोजल में डिले हो सकता है। तो सिर्फ इस आधार पर अदालतों के क्षेत्राधिकार को कम करना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। इसलिए इस प्रावधान में तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रावधान में किसी तरीके की कोई कानूनी, संवैधानिक या तकनीकी अड़चन है। तो हमने इस पूरे वक्फ बिल को समझने की कोशिश की। अभी इसके रूल्स बनने बाकी हैं। अभी राष्ट्रपति महोदया इस पर सिग्नेचर करेंगी, उसके बाद फिर ये एक्ट बनेगा, फिर इसके बाद इसके रूल्स आएंगे। उन पर जाकर के जब वो आ जाएंगे उसके बाद फिर स्पष्ट होंगी चीज़ें कि क्या किस नियम के हिसाब से आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया जाता है तो भी इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है वक्त और ज़्यादा लगे, तब चीज़ें हमारे सामने क्लियर हों। लेकिन फ़िलहाल जो भी स्थिति हमारे सामने मौजूद थी, जो भी हमारे सामने तथ्य मौजूद थे, उनके आधार पर हमने इस बिल को समझने की कोशिश की। विराग जी ने हमें बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, और हमें ये एक स्पष्ट क्लियर हुआ कि क्या दोनों पक्ष कह रहे हैं, क्या आशंकाएं हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी विचार किया जाना चाहिए। तमाम सारी चीज़ों को हमने समझा। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए पॉडकास्ट को, कमेंट करिए, बताइए अपनी राय कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट सुन करके कैसा लगा, और अन्य कौन से हम गेस्ट लाएं जिनके साथ आप ये पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। मेरा नाम था मुकुल सिंह चौहान। आप बने रहिए जिस न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।